कॉमन प्रॉब्लम है पीएफ को लेके कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, मेरा एक पीएफ अकाउंट बन गया, मैं दूसरे कंपनी में गया, वहाँ पे भी मेरा पीएफ अकाउंट बन गया लेकिन दूसरा बन गया। ये प्रॉब्लम पहले बहुत बड़े लेवल पे थी। तो जो स्टूडेंट्स ये ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो हर साल के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या फिर वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा? तो हर साल वैकेंसी ईपीएफओ की अभी तो नहीं आ रही है। तो इतना रिस्क लेके ये ईपीएफओ के लिए प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि बंदा आईपीएस आईएएस के लिए पढ़ाई करे। ये आईआईटी से जो पास आउट है उस स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। जनरली जो हम सुनते रहते हैं कि ये आईआईटियंस का या इंजीनियर्स का ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन रेट होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज दे हैव दिस हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। जब वो कोई आईआईटीएन आ जाता है, कोई एमबीए करके आ जाता है तो उनका एक माइंड सेट अलग होता है एक नॉर्मल बंदे से। जैसा कि आपने बोला, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो माइंडसेट में क्या चाहिए आपको? वर्किंग हार्ड, सेकंड इज डिसिप्लिन, थर्ड इज योर परसिवरेंस एंड फोर्थ इज द करेज। तो ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेना सही है या ऑफलाइन कोचिंग इसके लिए बेटर ऑप्शन होता है? अगर आपके पास उतना डिसिप्लिन है कि आप घर पे बैठ के यस आई हैव दैट विल, मैं पढ़ लूँगा, तो फिर ऑनलाइन वुड बी अ बेटर ऑप्शन। यूपीएससी एक बिजनेस सा नहीं बन गया है? यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री, उसके वर्ड में इंडस्ट्री है। एक स्टूडेंट को यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए मतलब क्या करना चाहिए, किस किस एक्सपेक्ट पे उसको ध्यान देना चाहिए? किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले यू नीड टू स्टडी द सिलेबस। यूपीएससी इतना हार्ड क्यों है? आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या एक ऐसी आकाशवाणी करना चाहते हैं? तो मैं ऑडियंस के लिए आकाशवाणी ये करना चाहूँगा, तो दोस्तों आज के आकाशवाणी के एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने अपने लगन और मेहनत से एक बड़ी सफलता हासिल की है। हम बात कर रहे हैं अंकुर पांडे जी की, जो कि एक ईपीएफओ ऑफिसर है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे बात करेंगे उनके सफ़र के बारे में और जानेंगे यूपीएससी और ईपीएफओ में फ़र्क क्या है, और ईपीएफओ के बेसिक वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। अंकुर जी आईआईटी रुड़की से पास आउट है और उनका एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बिलीव है। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो क्रैक कर सकता है और उसको क्रैक करने के लिए उसको कौन सी माइंडसेट की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है पीएफ के बारे में, कैसे कोई भी इंसान अपने रिटायरमेंट के टाइम पे पीएफ का लाभ उठा सकता है और कैसे किसी को बिना पैसे दिए वो अपने पीएफ का सारा पैसा विड्रॉ कर सकता है। अगर उसको पैसे विड्रॉ करने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, हमने इस पॉडकास्ट में इसके बारे में पूरे विस्तार से बात की है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो आकाश। हेलो सर। तो मेरा नाम अंकुर पांडे है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में किया है। आफ्टर माय कॉलेज मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है इन दिल्ली ओनली। उसके बाद इन 2023 यूपीएससी ने एपीएफसी का पेपर कराया, असिस्टेंट कमिश्नर पीएफ का, और उसमें मैंने 2024 में सिलेक्शन लिया है। इन जुलाई रिजल्ट आया था, तो अभी मैं उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मेरी अगले महीने से। अच्छा, तो ये ईपीएफओ जो है ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है? जी। तो इसमें इस वाले एग्ज़ाम से ईपीएफओ एग्ज़ाम में और जो यूपीएससी करवाता है, एक्चुअली बहुत लोगों को ये पता है यूपीएससी का मतलब हो गया जो 12th फेल में देखा था उन्होंने, आईपीएस या आईएएस या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है क्या? जी, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कराता है उसमें 22 से 23 सर्विसेज टोटल इंक्लूड होती है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ ग्रुप ए एंड सम ऑफ देम आर ग्रुप बी आल्सो। ओके। सो यूपीएससी को लोग जनरली आईएएस आईपीएस से एसोसिएट करते हैं, बट आईएएस और आईपीएस जस्ट फ्यू पोस्ट है इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम। यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द एग्जाम्स, अदर एग्जाम्स बीइंग सीडीएस, अदर एग्जाम्स बीइंग सीएपीएफ आल्सो, ईपीएफओ के भी कंडक्ट कराते हैं। ओके। तो मोस्ट ग्रुप ए सर्विसेज यूपीएससी के थ्रू जाते हैं। So UPSC is an organization which conducts many of the exams. तो ये ईपीएफओ है क्या और ये काम कैसे करता है? तो EPFO एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर भारत सरकार में। ये सोशल सिक्योरिटी होता है क्या इन लेमन टर्म्स? तो आकाश, जैसे किसी का भी जीवन है, एज एन इंडिविजुअल हम एक सोसाइटी में रहते हैं। तो जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हर एक इंडिविजुअल का जीवन में एक अच्छा समय आता है और एक बुरा समय आता है। जब अच्छा समय आता है तब हमें लोगों के सपोर्ट की कम जरूरत होती है, लेकिन जब हमारा बुरा समय, हम एज एन इंडिविजुअल चाहेंगे कि लोग हमारे सपोर्ट में खड़े रहें। तो जब हमारे वो बुरे समय हो क्या सकते हैं, लेट्स से अगर आप महिला हैं तो आपके प्रेगनेंसी के दौरान आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो मे बी यू वांट सम असिस्टेंस। थर्ड, आप लेट्स से ओल्ड एज हो गया है, अब आपको टेक केयर करने के लिए कोई होना चाहिए। लेट्स से आपकी डेथ हो गई है तो आपकी फैमिली को टेक केयर करने के लिए होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी बुरे समय हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए उस समय आपको सपोर्ट कौन करेगा?
पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, तो ये जो सोशल सिक्योरिटी थी वो जॉइंट फैमिली ड्रिवन हुआ करती थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार ने ये दायित्व अपने ऊपर लिया और 1951 में ईपीएफओ का स्थापना करी गई एज अ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पीएफ की हमने सर्विस चालू करी, इवेंचुअली पेंशन और इंश्योरेंस जुड़े। सरकार ने मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट बना रहा है, वो भी एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है। सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी, अपार्ट फ्रॉम ईपीएफओ ऑल्सो, तो वो भी एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है। तो सोशल सिक्योरिटी एक्चुअली में बुरे समय पे जो आपको सपोर्ट मिल रहा है आपकी लाइफ के, आइदर थ्रू द गवर्नमेंट और थ्रू योर ओन सेविंग्स और थ्रू सम अदर मींस, वो सोशल सिक्योरिटी है। आपको लगता है आजकल गवर्नमेंट का किसी को सपोर्ट मिलता होगा? क्योंकि आते आते तो आधा तो इतने सारे डिपार्टमेंट से आते आते वो खत्म ही हो जाता है, एक बंदे को कुछ मिलता है जो। जी अभी मैं उसमें आपको रोकना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने सुना, ये हमने किसी एक वकील के बारे में सुना, वो उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था कि वो बोल रहे थे, जो पुलवामा अटैक, आपको याद होगा, पुलवामा अटैक में जो लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, तो उसमें से बहुत सारे परिवारों को अभी तक जो सरकार ने वादा किया था वो अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो जो हमारे देश की रक्षा कर रहे जो आर्मी है, जवान है, उनको ही अभी तक सोशल सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हैं उसका हेल्प अभी तक मिला नहीं, तो आम जनता को कैसे मिल जाएगा? जी, मैं आपको एक फेमस कोट मुझे आपकी बात से याद आया। राजीव गांधी ने 1980s में बोला था कि मैं यहाँ से अगर 1 रुपए भेजता हूँ जनता की भलाई के लिए तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। तो आपका जो सवाल है वो मोस्टली यही है कि ऊपर से तो फंड्स रिलीज होते हैं बट वो कहीं गायब हो जाते हैं। अब 2014 में जब नई सरकार आई तो उसके बाद ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। नया नया एक सिस्टम स्थापना हुई जैम की, जनधन, आधार और मोबाइल, जिसमें हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम लाया। अब जो पैसा है वो डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी उसके अकाउंट्स में सरकार भेजती है, तो देयर इज नो लीकेज, प्रोवाइडेड आपके पास एक बैंक अकाउंट हो और आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड हो। तो ये बीच का जो आप ये जो सिस्टम बता रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स, ये नहीं बचते। तो डीबीटी बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन की तरह आया है। इसके लिए जो बैंक अकाउंट खुले थे जनधन योजना के अंदर, आज 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं इस योजना के अंदर, जिसमें से 30 करोड़ से ज्यादा वुमेन लेड है। तो वुमेन के लिए सरकार जितनी भी स्कीम्स लगाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी सब्सिडी, वो डायरेक्टली महिलाओं के खाते में आज आप खुद देख रहे होंगे कितने टारगेटेड वे में आ रही है हर महीने। तो इसका ये पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो पूरा ये इकोसिस्टम तैयार हुआ है। तो टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक ये कम कर दिया है। बाकी जो प्रोसेसिंग ऑफ द फाइल्स है, जैसे कि मैंने आपको ईपीएफओ में बताया, जब तक अगर डिटेल्स मिसमैच है तो थोड़ा लॉन्गर टाइम भी लग सकता है उसमें। तो अब ये पर्टिकुलरली पुलवामा केस में एग्जैक्ट क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा, बट दिस इज द ओवरऑल थीम। काफी इंप्रूवमेंट आया है फंड डिस्पर्सल में। इवेंचुअली इसके अंदर पेंशन और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी इंक्लूड करी गई। तो आज ईपीएफओ करोड़ों वर्कर्स को 3 मेजर सर्विसेज दे रहा है। फर्स्ट इज प्रोविडेंट फंड, सेकंड इज पेंशन एंड थर्ड इज इंश्योरेंस। सो ये मोस्ट फॉर्मल इंडस्ट्री में जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनको ये तीनों सर्विसेज ईपीएफओ प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। तो एक तरीके से ईपीएफओ जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट के लिए एक मतलब सिक्योरिटी का काम करता है कि एक मनी मिलता है उनको, ये बिल्कुल। चीज काम करता है। बिल्कुल। तो सर ये ईपीएफओ का बेनिफिट क्या है, और जो इंसान पीएफ जमा कर रहा है अपना, वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे इसका बेनिफिट कैसे ले सकता है ज्यादा से ज्यादा? तो बेसिकली होता क्या है आकाश कि ईपीएफओ के अंदर हर वर्कर अपनी सैलरी का 12% जमा करता है ईपीएफ में, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर 12% एम्प्लॉयर भी जमा करता है। तो टोटल 12% एम्प्लॉय और 12% एम्प्लॉयर ये कॉमन फंड में जमा करते हैं, जिसके ऊपर भारत सरकार इन्हें इंटरेस्ट देती है। अभी वो इंटरेस्ट 8.25% का है, जो कि काफी अच्छा है अगर आप कंपेयर करो अदर स्मॉल सेविंग स्कीम से। तो जनरली वो 7-7.5% के अराउंड रहता है, बट इसके अंदर मोर देन 8% कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं। तो अच्छे रिटर्न्स और सेफ रिटर्न्स, इन्हें कंपाउंड होते होते 20 से 30 साल बाद रिटायरमेंट पे एक लमसम मनी मिल जाता है प्रोविडेंट फंड के तौर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेंशन होती है, रेगुलर पेंशन टिल द डेथ, ईपीएफओ प्रोवाइड करता है। तो ये काफी एक बड़ा अच्छा सोशल सिक्योरिटी कवर है, खास करके उन वर्कर्स के लिए जिनकी आमदनी छोटी है, जो स्टॉक मार्केट से अदर जगह पैसा नहीं डाल रहे हैं जनरली। तो जिनकी सैलरी आज 15,000 से कम है, उनको मैंडेटरीली ईपीएफओ में एनरोल होना पड़ता है। आज के डेट में कुछ समय बाद ये जो लिमिट है 21,000 या 24,000 हो जाएगी। ओके, मतलब जिनकी सैलरी 21,000 या 24,000 होगी उनके उससे कम मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। ओके, तो आजकल करप्शन हर जगह है, क्या ईपीएफओ में भी करप्शन है? सी अनफॉर्चुनेटली यस, करप्शन हमारे समाज का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सच है।
और ईपीएफओ में भी कुछ करप्शन के केसेस आए हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो सर्टेन ऑफिसर्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द सीबीआई इन सम करप्ट केसेस। बट लार्जली स्पीकिंग ईपीएफओ काफी अच्छी संस्था है। अगर आप ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स, जो कि भारत सरकार के अंदर डीएआरपीजी एक डिपार्टमेंट होता है, वो निकालता है, तो एवरेज डिस्पोजल ऑफ केसेस ईपीएफओ में 7 दिन में होता है। तो अगर आप कोई भी ग्रीवेंस लेके ईपीएफओ के पास जा रहे हैं तो विद इन 7 डेज एवरेज उसका डिस्पोजल हो जाता है। तो ईपीएफओ उस हिसाब से काफी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है ओवरऑल, और विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ये और अच्छा होता जा रहा है समय के साथ। तो इसमें करप्शन जो है, एक्चुअली मैं करप्शन के बारे में और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ईपीएफओ जो है एक इंसान जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद ही निकालता है, और वो पैसा बहुत होता है, तकरीबन किसी किसी के 20-25 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख तक भी चले जाते हैं और वो पैसा इंसान तभी निकालता है या अपने बच्चों की शादी हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या फिर अपने रिटायरमेंट पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल जाने में बहुत टाइम लग जाता है, और अगर बड़ा अमाउंट है खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो 2-3 लाख रुपए दिए बिना वो फाइल फाइनलाइज नहीं होता है, या वो पैसे नहीं निकल पाते। तो इसके लिए क्या सरकार का कोई चेक एंड बैलेंस है, या कुछ ऐसा सरकार अगर है तो सही बात है, अगर नहीं है तो क्या इसमें सरकार कोई काम कर रही है? देखिए, काफी सारे सरकार ने ऑलरेडी सिस्टम्स बना रखे हैं, नॉट ओनली इन ईपीएफओ, अक्रॉस एवरी डिपार्टमेंट अच्छे खासे चेक एंड बैलेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी ग्रीवेंस के, आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रीवेंस हो, देयर इज अ पोर्टल विद द नेम ऑफ सीपी ग्राम्स। आप उसमें डायरेक्टली अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं अलॉन्ग विद द रेलेवेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री, आपकी फाइल कहाँ अटकी है एंड सो ऑन। प्लस एक और अच्छा टूल है आरटीआई। आप आरटीआई में फाइल कर सकते हैं कि मेरी फाइल क्यों अटकी हुई है, मुझे रेलेवेंट आप वो दीजिए रीजंस उसके। सो जनता के पास ऑलरेडी काफी सरकार ने चेक्स एंड बैलेंस दे रखा है, नॉट ओनली फॉर ईपीएफओ बट अक्रॉस एवरी डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। सेकेंडली, जो अगर आप ईपीएफओ का काम समझें तो ईपीएफओ इज द कस्टोडियन ऑफ योर मनी। अगर आप वर्कर हैं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पैसे को सुरक्षित रहूं। अब मैं तभी पैसा दूंगा आपको जब आइडेंटिटी आप प्रूव कर पाएंगे कि यस आप वही व्यक्ति हैं 30 साल बाद जिन्होंने मुझे 30 साल पहले पैसा दिया था। अब उसके लिए आप मुझे आधार कार्ड दिखाएंगे। लेट्स से आपके आधार कार्ड में नाम दूसरा है और आपके जो वर्क प्लेस है वहां जो एंट्री हुई है वो आपके नाम की स्पेलिंग कुछ दूसरी है। तो अब जब सिस्टम में जाएगा तो सर्टेनली वो नाम आपका मिसमैच होगा। तो अगर जनरली जो वर्कर्स को एडवाइस देता है ईपीएफओ टाइम टू टाइम सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, वो ये है कि अपना नाम और बाकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको अपडेट टाइम टू टाइम कराते रहिए, क्योंकि अगर एकदम से जब आप अप्लाई करने जाएंगे तब वो फिर टाइम लेगा। यस, सो इट इज एडवाइजेबल टू अपडेट द इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड। तो ये सब लोग देख सकते हैं। मतलब ये है कि मतलब आप ईपीएफओ किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपना नाम आप सही रखिए, आधार कार्ड वगैरह डिटेल्स वगैरह आप सही से फिल Date of करिए, birth। तो मतलब फ्यूचर में जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने भर दिया, मैंने रिटायरमेंट के टाइम पे गया, मेरे नाम पे आकाश दत्ता है, उस पे कंपनी पे कुमार लिखा हुआ है, मैं 30 साल बाद गया, ना वो कंपनी है ना कुछ है, तो इस मामले में फिर कैसे मैं पीएफ अपना विड्रॉ कर सकता हूँ? इसमें जरूर आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, सर्टेन फॉर्म्स भरने पड़ते हैं और उसमें प्रोसेसिंग में टाइम जाता है, क्योंकि हम तब तक पैसा नहीं दे सकते जब तक हम श्योर ना हो जाएं कि आप ही वो आदमी है जिन्होंने हमें 30 साल पहले पैसा दिया है, जिसने जमा किया। तो आइडेंटिटी चेक के बिना अगर ईपीएफओ बहुत ऐसे जल्दबाजी करेगा तो इसमें भी जो सेफ्टी ऑफ द मनी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मतलब हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मुझे जैसे हो गया नाम का एफिडेविट वगैरह हो गया, ये सब दिखा के मैं Yes. वो कर सकता हूँ। तो मैंने जो आपसे बात कही थी कि मतलब ईपीएफओ का पैसा, पीएफ का पैसा निकालने के लिए टेबल पे पैसे देने पड़ते हैं, तो ये बात सच है कि नहीं है? ईपीएफओ में मतलब मैं अभी तक ऐसे केसेस मैंने पर्सनली नहीं देखे जहाँ पे इस तरीके से लोगों ने करप्ट प्रैक्टिसेस करी हो, बट मैंने जैसे कि पहले बोला सर्टेन केसेस सामने आए हैं ईपीएफओ के अंदर भी जहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, लेकिन सीबीआई ने उन रेलेवेंट अथॉरिटीज को अरेस्ट किया है, स्विफ्ट एक्शन हैज बीन टेकन। यस, एंड ओवरऑल जबकि मैं आपको बता रहा हूँ अगर डिस्पोजल ऑफ द केसेस 7 दिन का है तो आप समझ सकते हैं करप्शन ऑफ द केसेस कितने कम होंगे ईपीएफओ में। तो ये एवरेज डिस्पोजल टाइम आपको दिखा देता है। सिटीजन चार्टर में भी 7 दिन का है। ईपीएफओ को वैसे मैंडेटरी है कि 30 दिन के अंदर उन्हें डिस्पोज करना है कोई भी केस। आप अगर मेरे पास किसी भी सर्विस के लिए आ रहे हैं, विद इन 30 डेज आई हैव टू रिस्पॉन्ड, बट ईपीएफओ इज डूइंग दैट इन ओनली 1 वीक। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी एफिशिएंट बात है। एक कॉमन प्रॉब्लम है पीएफ को लेके लोगों का, कि मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, मेरा एक पीएफ अकाउंट बन गया, ठीक है ना, मैं दूसरे कंपनी में गया, वहां पे भी मेरा पीएफ अकाउंट बन गया लेकिन दूसरा बन गया। ये बहुत कॉमन होता है लोगों के, जो जिनको पता नहीं है। जैसे मैं कभी जॉब करता था, मेरा पीएफ अकाउंट था, मैं दूसरे कंपनी में जब गया तो वहां पे भी मेरा पीएफ हुआ, लेकिन मैंने उनको अपना नंबर दे दिया,
दूसरा तो मेरा एक ही साथ वो लिंक हो गया, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, उनके 2 बन जाते, किसी किसी के 3 4 5 मैंने बहुत देखे ऐसे बन जाते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, कैसे क्या सही हो सकता है? बिल्कुल आकाश, आप एकदम सही कह रहे हो। ये प्रॉब्लम पहले बहुत बड़े लेवल पे थी। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करना स्टार्ट किया पीएफ के अंदर। तो ईपीएफओ आपको आपको एज एन एम्प्लॉय एक यूएएन दे देता है। तो जैसे आपके पास एक आधार होता है जिससे आपकी आइडेंटिटी सब हम देख सकते हैं, ऐसी यूएएन होता है जिसके थ्रू आपके पीएफ को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो जब आपके पास एक यूएएन होता है, अब आप कितने भी पीएफ अकाउंट आपके खुले हो, लेकिन सब एक ही यूएएन से जुड़े होते हैं। ओके। तो सिस्टम में इस एक यूएन से हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये यूएन से काफी हद तक सॉल्व हुई है। अभी 19 करोड़ जो अकाउंट बेनिफिशियरीज हैं, 19 से 20 करोड़ के पास यूएन है, और टोटल जो ईपीएफओ के मेंबर्स है वो है 30 करोड़। तो अभी भी कुछ लोगों के पास यूएन जाना बाकी है। तो यूएन आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, और वो कोड के थ्रू जनरेट हो जाता है। तो वो बहुत ईजी प्रोसेस है। लेकिन बात यही है ना कि आपको पता है, हमें पता है, हम लोग एजुकेटेड पर्सन है। बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे लेबर काम करते हैं, लोग काम करते हैं जिनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, उनको ये चीज़ कैसे पता होगा? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर महीने 27 तारीख को अपने हर एक ऑफिस में एक प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है निधि आपके निकट। पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय, जो भी ईपीएफओ से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की सहायता या जानकारी की जरूरत हो, तो आप अपने नजदीकी रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं। वहां पर रेलिवेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स रहते हैं जो आपकी सहायता करते हैं हर महीने की 27 तारीख। तो उसमें जानकारी भी आपको देते हैं जो कॉमन लोगों को दिक्कत आती है, प्लस अगर आपका कोई काम अटका है तो वहां आप जाके उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। एक और कॉमन चीज़ है इसमें पीएफ को लेके, कि मान लीजिए मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मेरा दिल्ली में पीएफ अकाउंट बन गया, ठीक है। फिर मैं चला गया गुड़गांव, अलग स्टेट हो गया, मैंने वहाँ पे कर लिया, वहाँ पे पीएफ अकाउंट बन गया। अब मुझे क्लेम करना है, तो पहले दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि दोनों चीज़ों को मर्ज करना है, एक ही जगह पे ट्रांसफ़र करना है, ये करना है। तो ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे भी बहुत लोगों को दिक्कत आता है। तो इसके ईज़ के लिए अभी कुछ काम किया हुआ है? क्योंकि ये चीज़ मैं खुद फेस कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं ये तो चीज़ पूछ रहा हूँ। जब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जब भी कोई आदमी जाता है, तो एक फॉर्म होता है जो उसको सिंपल भरना होता है। वो फॉर्म ऑनलाइन भी वो भरा जाता है और ऑफलाइन भी भरा जाता है। तो जस्ट अगर कोई कंपनी आप चेंज कर रहे हो, तो अपने नजदीकी एक बार रीजनल ऑफिस में जाके उस फॉर्म के बारे में जानकारी ले लो। हेल्प डेस्क अच्छी है ईपीएफओ में, ओके। ठीक है। आप वहां जाके बस पता करेंगे कि ऐसा ऐसा मेरी सहायता करी जाए, तो वो आपको रेलिवेंट फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। वो आपको बस भर के एक सबमिट करना है, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कंपनी छोड़ दिया, बहुत साल हो गया, मेरे पीएफ अभी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पीएफ अकाउंट है और मेरे एम्प्लॉयर से भी कोई बातचीत अभी नहीं है, या वो कंपनी बंद हो गई है, तो मुझे वो पीएफ विड्रॉ करना है, तो मैं फिर कैसे करूँ बिना एम्प्लॉयर के हेल्प के? देखिए, पीएफ विड्रॉल के लिए एम्प्लॉयर की कोई जरूरत नहीं है। ओके। पीएफ विड्रॉल में सिर्फ आपको अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ये जो पीएफ अकाउंट है मेरा, मैं वही व्यक्ति हूँ। वो आपके बेसिक अगर डिटेल सही है, तो उसमें आपको एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है निकालने के लिए पैसा। ये आपकी बात है और ये ईपीएफओ की बात है, इसमें एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए ये एम्प्लॉयर ने मुझे अपने कंपनी से एग्जिट नहीं किया, मुझे अभी भी वहाँ पे लाइव दिखा रहा है, बहुत बार हो जाता है, करते नहीं है लोग, तो उस मामले में पीएफ विड्रॉ नहीं हो पाता। सी पीएफ विड्रॉ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनएक्टिव अकाउंट्स। तो जैसे जनरली क्या होता है, अगर 3 साल तक आप अगर पीएफ में अपने पैसा ना डालो, तो 3 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है उस पीएफ। ओके। तो वो इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है, लेकिन तब भी आप उसका विड्रॉ कर सकते हो। तो सर आपने ईपीएफओ के लिए स्टडी कहाँ से करी है? मैंने स्टडी सेल्फ स्टडी करी थी। अच्छा। और ईपीएफओ के एग्जाम के लिए जो सिलेबस था, वो जीएस तो मोस्टली सिविल सर्विसेज वाली थी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लस उसमें इंग्लिश आती है, प्लस उसमें लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंट्स, ये मुझे अलग से पढ़ने पड़े। तो इसके लिए मैंने सर्टेन पीडीएफ्स का देखा, मैंने बेयर एक्स पढ़े लेबर लॉस के लिए। अकाउंट्स के लिए मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस का भी सहायता ली। तो मोटा मोटा ये मेरी तैयारी थी। बहुत लोगों को पता है यूपीएससी मतलब आईपीएस, आईएएस, ये सब सिविल सर्विस के एग्जाम है, लेकिन यूपीएससी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें से आपका आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस के एग्जाम भी हो गए, आपके ईपीएफओ एग्जाम हो गए। तो उन एग्जाम में और ईपीएफओ एग्जाम में डिफरेंस क्या है? जैसा कि आपने सही बताया, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और रिक्रूटमेंट बॉडी है बेसिकली। तो ये डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। उसमें से एक है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जैसे कि जो कि मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है इंडिया में।
इसके अंदर IAS, IPS और IFS, IRS ये सब बनते हैं। इसके अंदर ही टोटल 22 to 23 सर्विसेज होती हैं, बहुत कम लोगों को पता है ये। तो 22 से 23 सर्विसेज इसके अंदर रिक्रूट होती है। इसमें से मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ग्रुप ए की होती हैं और सर्टेन सर्विसेज ग्रुप बी की भी होती हैं। इसके अलावा भी यूपीएससी और भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। फॉर एग्जाम्पल EPFO के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर का रिक्रूटमेंट था वो भी अभी यूपीएससी ने ही कराया था। अपार्ट फ्रॉम दैट CDS, CAPF ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है और डिफरेंट फील्ड के लिए, और मोस्टली ग्रुप ए एग्जाम्स के लिए ही होता है और सर्टेन ग्रुप बी एग्जाम्स। क्या ये EPFO का जो पेपर होता है वो IAS IPS जैसे ही होता है, या जैसे कि प्री मेंस और फिर इंटरव्यू होता है, ये ऐसे ही होता है? देखिए अभी जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसमें 3 स्टेज होती हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। अभी जो EPFO का जो पेपर हुए थे लास्ट ईयर, उसमें सिर्फ 2 स्टेज थी। फर्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जस्ट लाइक द प्रीलिम्स ऑफ सिविल सर्विसेज, और जो सेकंड पार्ट है वो डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो इसमें मेंस की स्टेज नहीं थी। ओके। यस, तो इसमें सिर्फ 2 टियर था। जनरली सिविल सर्विसेज 3 टियर होता है। अभी एक प्रपोजल भी है रिगार्डिंग EPFO का। EPFO ने एक प्रपोजल सबमिट कर रखा है यूपीएससी को कि जो असिस्टेंट कमिश्नर PF का जो पेपर है उसे भी आप सिविल सर्विसेज की उन पोस्ट में इंक्लूड कर दीजिए। जैसे जो मैंने 22 से 23 सर्विसेज आपको बताई, तो उसमें एक और सर्विस आप ऐड कर दीजिए असिस्टेंट कमिश्नर PF, बट उसमें सर्टेन इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो अभी नहीं हो पाया है, तो भविष्य में मे भी शायद वो इंक्लूड हो। मतलब EPFO का कोई इंडिविजुअल एग्जाम नहीं होगा, वो सिविल सर्विस उसी एग्जाम से पर्टिकुलरली पास इस पोस्ट तो के लिए। आप वो चूज कर सकते हो पोस्ट के। उसी के अंदर फिर मतलब हाँ, choose कर सेम सकते तैयारी हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स ये EPFO एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो हर साल के एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा? आकाश, हर साल वैकेंसी EPFO की अभी तो नहीं आ रही है। तो जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का जो पेपर था वो लास्ट टाइम 2015 में हुआ था और उसके बाद सीधे 2023 में। इसके अलावा जो एक और ग्रुप बी की पोस्ट होती है एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, उसकी भी वैकेंसी इनफैक्ट रेगुलर नहीं आती है। उसकी लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था वो एक तो ये 2023 में हुआ था, उससे पहले 2021 में हुआ था, उससे पहले 2017 में हुआ था। तो रेगुलरली इनकी पोस्ट नहीं आ रही है। और कितने स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं और कितने सीट्स है? जैसे लास्ट ईयर आप 2023 के अगर बात करो तो अराउंड 9 से 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से अराउंड 4 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो कंपटीशन तो काफी है। और सीट कितने हैं उसमें से? सीट इसमें लास्ट ईयर 159 थे टोटल फाइनल सिलेक्शन। तो आपका क्या रैंक था? मेरा रैंक 88 था। तो मतलब ये हो गया कि आज 10 लाख लोग एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें से 4 लाख लोग दे रहे हैं और बस 100-150 लोग उसमें हिस्सा ले पा रहे हैं। मतलब मेहनत भी है, ऊपर से लक भी है, प्लस ये वैकेंसी भी कभी कभार ही आता है, किसी को पता नहीं कब आएगा नेक्स्ट, अब कब आएगा किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं। तो इतना रिस्क लेके ये EPFO के लिए प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि बंदा IPS IAS के लिए पढ़ाई करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ओके। और उसकी वजह से मेरा GS ऑलरेडी प्रिपेयर था। ओके। तो अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपका बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज एनी हाउ आपको GS पढ़ना है। जब आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका GS ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो कि इस एग्जाम में बहुत रिक्वायरमेंट है। अब ये एग्जाम की नोटिफिकेशन जब भी आती है उसके 2 से 3 महीने में पेपर होता है। अगर आप सोचे कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाई, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इतना सारा GS आप 2 से 3 महीने में कवर कर ही नहीं सकते। उसके अलावा आपको अकाउंट्स, लेबर लॉ और अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा वो ये है कि आप GS सिविल सर्विसेज के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो करते रहिए, GS अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, प्लस जो अदर सब्जेक्ट्स हैं अदर देन सिविल सर्विसेज वो आप उसकी नोटिफिकेशन के बाद कर सकते हैं उन 2 से 3 महीनों में। तो आप जैसे IIT रुड़की से पास आउट हो, ये ऑलरेडी हाईली एडुकेटेड हो, तो एक जो गांव का लड़का जो IIT तो दूर की बात है, शायद अपने गांव या शहर के कॉलेज से पास आउट है, तो वो इतने हाई प्रोफाइल एग्जाम के बारे में कैसे सोच सकता है, या वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है कि वो ये जॉब ले पाए? तो आकाश, पहले जब हमारे पास तो ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे तो कोचिंग का रोल काफी ज्यादा होता था, क्योंकि अगर आपको किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए तो वो आपको फिजिकली एक्सेसिबल थी। बट आज की डे एंड एज में आपके पास सारा जो कंटेंट वाइज जो मटेरियल है वो सारा आपके पास ऑनलाइन जस्ट अ क्लिक अवे है। ऑल यू नीड इज अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक डिवाइस, आइदर इट बी अ कंप्यूटर और अ मोबाइल। तो इसके बाद काफी सारी जो ये दिक्कतें थी फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की, हमें लेट से कोटा जाना पड़ेगा IIT की तैयारी करने, या फिर दिल्ली आना पड़ेगा UPSC की तैयारी करने, तो ये सब कुछ एक्चुअली में बहुत हद तक कम हो चुका है। अब बच्चे घर पे बैठ के अपने उस कंफर्ट जोन में जहाँ पे उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलता है और क्वालिटी एजुकेशन एट देयर डोर स्टेप्स मिल रही है, तो काफी बच्चे निकाल रहे हैं ये एग्जाम्स। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो रिवोल्यूशन आया पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, उसने भी काफी हेल्प करी है।
तो लो कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप ऑनलाइन घर में डिलीवर करा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड हो और अगर आप हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हो, तो आप अपने घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे यूपीएससी हो। कहीं न कहीं आईआईटी से पास आउट जो स्टूडेंट है और एक जो नॉर्मल बीए एमए पास आउट स्टूडेंट है, वो जब एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी से जो पास आउट है उस स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर करते होंगे, क्योंकि उसकी ऑलरेडी नॉलेज भी ज़्यादा होगी एक नॉर्मल बंदे से। तो ऐसा भेदभाव वगैरह होता है क्या? जी, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। एट द इंटरव्यू स्टेज, ओके। they are only looking for some candidates which have high integrity, which have good competence over the जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं। लेट्स से आप ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब लेट्स से मैं आईआईटी रुड़की से हूँ, तो अब आईआईटी रुड़की की वजह से मेरे को कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा ईपीएफओ के अंदर, तो आई हैव टू वर्क हार्ड अगेन। बट जनरली जो हम सुनते रहते हैं कि आईआईटियंस का या इंजीनियर्स का, अदर इंजीनियर्स का ज्यादा अच्छा सिलेक्शन रेट होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज दे हैव दिस हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। जब जैसे कोई भी बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है 11th-12th में, तो उसने उस एज में उस लेवल की मेहनत करना सीख ली है। तो वर्किंग हार्ड बिकम्स अ हैबिट। उन्हें पता है कि इफ दे वांट टू अचीव समथिंग दे हैव टू वर्क हार्ड। तो और ये सिर्फ आईआईटियंस तक मतलब सीमित नहीं है, अगर कोई भी बच्चा हार्ड वर्क करता है कंसिस्टेंटली, तो उसको रिजल्ट मिलेंगे। मतलब थोड़ा डिले हो सकता है बट रिजल्ट जरूर मिलते हैं उसको। आजकल ये बहुत देखा जा रहा है, मतलब जो इंजीनियर्स है पहले आईआईटी कर लेते हैं, आईआईएम वगैरह कर लेते हैं, फिर वो लोग सिविल सर्विस में आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो लोग बस सिविल सर्विस के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको घाटा हो रहा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसमें कोई बार नहीं है कि व्हाट यू हैव टू डू, दे जस्ट वांट ओनली अ बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर एक किसी के पास, चाहे वो कोई भी एग्जाम देके आ रहा हो। तो काफी सारे इंजीनियर्स बाद में एमबीए करते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है कि उनको शायद मे बी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मे बी देयर कॉल इज फॉर द पब्लिक सर्विस, तो वो फिर इस एग्जाम की तैयारी चालू करते हैं। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है उस सेंस में। कंपटीशन ऑलरेडी काफी हाई है। ऑलरेडी हाई है, फिर जब कोई आईआईटीएन आ जाता है, कोई एमबीए करके आ जाता है, तो उनका एक माइंडसेट अलग होता है एक नॉर्मल बंदे से, तो कहीं ना कहीं उनको वो एडवांटेज वो ले जाते हैं, ऐसा भी तो होता है। जैसा कि आपने बोला इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, तो आईआईटियंस का एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट आप भी कल्टीवेट कर सकते हैं। तो माइंडसेट में क्या चाहिए आपको? वर्किंग हार्ड, सेकंड इज डिसिप्लिन, थर्ड इज योर परसिवरेंस, यस, एंड फोर्थ इज द करेज। काफी सारे लोगों को मैं जानता हूं जो यूपीएससी सिविल सर्विस की इसलिए तैयारी नहीं करते कि उन्हें अंदर डर रहता है कि मुझसे कैसे होगा। तो अगर आप उस डर को अपने ऊपर हावी रखे रहोगे तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सेम गोज विद नॉट ओनली यूपीएससी, सेम गोज विद स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। अब जैसे आपने पॉडकास्ट किया तो कई सारे लोग आपको मिलेंगे कि ऐसा वैसा कैसे करेगा, ऑलरेडी मार्केट सैचुरेट हो गया, बट यू हैव पुट दैट करेज इन योरसेल्फ, यू हैव दैट बिलीफ। तो ये माइंडसेट वाली बात है। यस, सो वो एंटरप्रेन्योरियल रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बहुत जरूरत है। अब चाहे वो आपके पास आईआईटी में जाके आपको डेवलप हो या फिर विदाउट आईआईटी भी डेवलप हो सकती है। Yes. तो जैसे आपने डिजिटल एरा की बात की, डिजिटल एरा आने के बाद आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हर एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। तो ऐसे हाई प्रोफाइल हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेना सही है या ऑफलाइन कोचिंग इसके लिए बेटर ऑप्शन होता है? देखिए, ऑनलाइन कोचिंग्स ने काफ़ी हेल्प करी है बच्चों को, बट आई वुड से एक कंप्लीट आप वो नहीं देख सकते कि सब्स्टिट्यूट है ऑफलाइन कोचिंग का। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग के जो डिसएडवांटेजेस वो ये है कि बच्चे को बाहर रहना पड़ता है अपने घर से मोर ऑफन देन नॉट, क्योंकि जो हब्स हैं ऑफलाइन सेंटर्स के वो बहुत लिमिटेड है कंट्री में। सेकंड बीइंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी कुछ बच्चों को फेस करते हैं। तो अगर आप दिल्ली या कोटा में जाके रह रहे हैं तो आपकी फीस और जो आपका रहने और खाने का खर्चा होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर आप वो फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कतें हैं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप ऑनलाइन पे ही रहिए। ऑनलाइन सारी सर्विसेज जो वहां मिल रही है आपको वो ऑनलाइन भी मिलेगी, बट यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन में आपको एश्योर करना पड़ेगा कि यू आर बीइंग डिसिप्लिन, आप डेली पढ़ रहे हैं। अब कोई वहां से आके आपको चेक नहीं कर रहा है कि यू आर स्टडिंग और नॉट। बट अगर ऑफलाइन में आप जा रहे हैं कंसिस्टेंटली तो वो जो टीचर के साथ कनेक्ट होता है वो आपको वहां पे मिलेगा। टीचर आपको बार बार टोक सकता है इनफॉर्मल वे में आउटसाइड द क्लास ऑल्सो, जो कि यहाँ आपको ऑनलाइन क्लास में नहीं होगा। तो अगर आपके पास उतना डिसिप्लिन है कि आप घर पे बैठ के यस आई हैव दैट विल, मैं पढ़ लूंगा, तो फिर ऑनलाइन वुड बी अ बेटर ऑप्शन। कहीं ना कहीं आपने जैसे सेल्फ स्टडी करी है, तो ऑनलाइन भी एक सेल्फ स्टडी है कि खुद को करना है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस किसी का है नहीं, आपके खुद के ऊपर है। अगर आप खुद करेंगे तो आप अपना ही भला करेंगे, नहीं तो चीट करेंगे तो आप अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पे यूपीएससी एक बिजनेस सा नहीं बन गया है?
खास करके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने के लिए या कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम के लिए कोचिंग लेने के लिए एक हाई अमाउंट पे करना पड़ता है स्टूडेंट को। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बहुत मुश्किल की बात है। और हाल ही में 3 लड़के मारे गए यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, प्लस बहुत सारे लड़के, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हो गए, लड़के हो गए, लड़की हो गए, प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं खास करके, और ये कोटा में आए दिन होता रहता है। ठीक है, तो इस पे आपका क्या टेक है? सी यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री, उसके वर्ड में इंडस्ट्री है और वो प्रॉफिट मेकिंग उसका मोटिव है। सो कहीं से भी वो पब्लिक सर्विस के दायरे में नहीं आती है। वो बेसिकली आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन, और उसके बदले में फीस चार्ज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जो एजुकेशन एज अ आप चीज देखोगे तो वो सिंस चाइल्डहुड मोस्टली हमारा पब्लिक होना चाहिए, वो एज अ पब्लिक सर्विस हमें देखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एजुकेशन की क्वालिटी प्रोवाइडेड बाय द इन द गवर्नमेंट स्कूल्स उतनी अच्छी अभी तक नहीं रही है। उस पर वर्क हो रहा है, नए स्कूल्स अच्छे बन रहे हैं, बट इसकी वजह से जो लर्निंग गैप्स होते हैं उसे फुलफिल करने के लिए एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो अदर एग्जाम्स की हो। दूसरा, आपने बोला कि सुसाइड रेट्स काफी हाई है। ये भी हमारे कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो सोसाइटल प्रॉब्लम है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मतलब कि एक सर्टेन एग्जाम्स के अंदर ही सुसाइड हो रहा है। हर जगह हर जगह सुसाइड रेट्स हैं। सुसाइड होती है बिकॉज ऑफ क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो प्रेशर झेल नहीं पा रहा, हाइपर कंपटीशन देख रहा है। अब लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, 1st to 10th मैंने किसी भी स्कूल में XYZ पढ़ाई करी। अब मेरे पास जो सराउंडिंग, आप अगर वो समझेंगे कि मैं घर पे वापस आ रहा हूँ, मेरे घर वाले खुश तब हो रहे हैं जब अच्छे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। मेरे को पता पड़ा ठीक है मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द वैलिडेशन ऑफ माय पेरेंट्स। अब अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं? आप स्कूल जाते हैं, आपका टीचर समझाता है कि यू हैव टू राइट दिस फिक्स, अगर आप उसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने सीखा अच्छा मुझे ये याद करके अगले दिन लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है रॉट लर्निंग। तो आपको एक रॉट लर्निंग हैबिट लगती है अप टिल 10th। अब जब आप 11th में आते हो और आपके माँ बाप हाईली एम्बिशियस होते हैं बिकॉज अभी तक आप 100 में 100 मार रहे हो मैथ्स में और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो आपको कोटा भेज देते हैं। लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, कोटा में जाने के बाद पहले 10 साल आपने रॉट लर्निंग करी है, रटा है काफी। तो 11वीं और 12वीं में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हैबिट एकदम से चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगी? वो नहीं होगी। तो अब वहां पे लेकिन जाके आपको लोग बोलेंगे कि नहीं रटना नहीं है, यहाँ तो समझना है, ये करना है, बट आपका जो माइंडसेट है वो अभी भी रटने वाला है। तो आप वहां पे बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आप अभी तक 10th तक अपने उन 30-40 के बच्चों में 1st या 2nd आ रहे होते हो, वहां जाके आप हजारों में भी हो जा रहे हो भीड़ में। तो वो जो वैलिडेशन है वो एकदम से गायब हो जाती है आपकी लाइफ से। अब उसको डील करना, फेलियर को डील करना हमारी सोसाइटी में उतना अच्छे से अभी तक सिखाया नहीं जाता। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इंडिविजुअल्स को ना ही सक्सेस सेलिब्रेट करना सिखाएं, बट फेलियर को एक्सेप्ट करना और उसको इंप्रूवमेंट्स कैसे इनकॉर्पोरेट करें ये हम फोकस करें। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा। जो 1 to 10 आपने बात किया रट के पढ़ने वाला, वो पहले से ही अगर हम समझने वाला ही कर दे अगर, तो फायदा हमें हो सकता है आगे चल के। Yes. क्या ऐसा हो सकता है? यस, इस पे काम चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली जो आई है वो सेम इसी पे फोकस्ड है पूरा का पूरा, कि पूरा नया एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे ना ही हम सिर्फ रॉट लर्निंग पे फोकस करें, आदमी कितना याद कर पा रहा है एक दिन में और अगले दिन उगल पा रहा है, रेदर देन उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी इंडिविजुअल थिंकिंग पे हम फोकस करें और ओरिजिनलिटी पे फोकस करें, रेदर देन कि ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो उसको याद हो जाए। एक स्टूडेंट को यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए मतलब क्या करना चाहिए, किस किस एक्सपेक्ट पे उसको ध्यान देना चाहिए? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि आप बहुत साल से ये कर रहे हैं तो आपको अच्छा नॉलेज होगा, आपने अच्छा एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। जो लोग नए अभी यूपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं या ईपीएफओ के लिए कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको हेल्प हो ऐसा कुछ बताइए आप। तो जैसे कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले यू नीड टू स्टडी द सिलेबस, क्या एक्चुअली में उसमें आ क्या रहा है। आफ्टर यू सी द सिलेबस, उसके बाद आप उसके पीवाईक्यूज देखो अगले पिछले 5-7-10 सालों के, और उन पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स देखो। जब आपने सिलेबस और आपने पीवाईक्यूज देख लिए तो आपके पास एक गाइडिंग लाइट है कि यस मेरे को इस दिशा में पढ़ना है। देन आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स ने जो आपको बुक लिस्ट दी है कि इस सब्जेक्ट के लिए व्हाट दे हैव स्टडीड, एक कॉमन बुक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे हिस्ट्री के लिए यू नीड टू स्टडी राजीव अहिर, फॉर लक्ष्मीकांत यू नीड टू स्टडी पॉलिटी, यस फॉर पॉलिटी यू नीड टू स्टडी लक्ष्मीकांत। तो ऐसे आपकी जो बुक लिस्ट तैयार हो गई है, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, लिमिटेड सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करिए, और कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बार बार उसके पीवाईक्यूज और उसके जो सिलेबस है उसको इंटर रिलेट करिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कंटेंट बिल्ड हो जाएगा। फिर
फॉर एग्जाम्पल इन सिविल सर्विसेज अदर देन कंटेंट यू ऑल्सो नीड गुड आंसर राइटिंग स्किल्स, तो वो डेवलप करिए, ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज, उसके इवेल्युएटेड आंसर्स में जो फीडबैक मिल रहा है उसको दोबारा से इनकॉर्पोरेट करिए, और इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेंगे. सो दिस इज द मतलब मेजर प्रोसेस व्हिच एनी कैंडिडेट हैव टू डू. तो अभी जैसे आपने ईपीएफओ का इंटरव्यू क्लियर कर लिया, ठीक है, तो आप अभी आपका शायद ट्रेनिंग होगा, वर्क बैकग्राउंड होगा, तो आप कैसे क्या होगा ये एक बार आप इस पे बात करेंगे कि आप आपका वर्क बैकग्राउंड क्या होगा, आपको सैलरी, आपका सैलरी वगैरह कितना होगा और सरकार से आपको क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे? तो जैसा कि आपने बताया कि वर्क बैकग्राउंड मतलब बेसिकली वर्क प्रोफाइल मेरी क्या रहेगी, तो बेसिक जॉब जो हमारी है वो है कि ईपीएफओ का जो कानून है उसे ढंग से हम इम्प्लीमेंट कराएं इन अवर रीजनल ऑफिस. सो बेसिकली काम के अंदर कंप्लाइंस आता है, एनफोर्समेंट आता है, अकाउंट्स मैनेजमेंट आता है, हमारे अंदर एचआर आता है, यस, और अगर कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल भी हमें देखना है. सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ बाय दी बाय अस, बाय आवर होल टीम ऑफ इन रीजनल ऑफिस. उसके अलावा आपने बोला कि आपकी गवर्नमेंट आपको क्या क्या देते हैं, तो बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर पीएफ इज अ लेवल 10 जॉब. So all our payments are similar to the ones of IS IPS level 10. So generally right now it is 56,100 basic pay. Other than this, other allowances are also given. For example, HRA, TA and so on. So जो भी other benefits हैं जो सबको मिलते हैं वही इसमें भी मिलेंगे. तो these are the things. मान लीजिए 4 लाख लोग एग्जाम दिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, लेकिन उनका क्या, जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है लेकिन वो एग्जाम वगैरह में अच्छा रिजल्ट करके आए हैं, ईपीएफओ में आपका बस प्री प्री होता है और आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसमें प्री होता है, मेन होता है, इंटरव्यू होता है. बहुत लोग हैं जो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, तो फिर उनका क्या होता है? उनका तो मतलब किसी किसी का चलिए साल है, 3-4 बार ऑप्शन होता है देने का, दे दिया, किसी का लास्ट है, लास्ट में जाके भी वो कैंसिल हो गया, तो फिर उनका तो पूरा करियर बर्बाद हो गया. तो फिर उनके लिए कोई ऑप्शन है ऐसा जॉब का कि जिसमें उनको प्रिविलेज मिले कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी है, ऐसा कुछ है? यस, अभी जो सिस्टम है, पहले ये काफी सारे इश्यूज होते थे जो आप बोल रहे हैं, पहले कोई सिस्टम नहीं था, बट आफ्टर अभी जो कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो यूपीएससी एक लिस्ट जारी करती है उन कैंडिडेट्स का जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं और जिनका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. तो जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उन लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू उन लोगों के लिए स्पेशली कंडक्ट होते हैं. तो ये एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उन लोगों के लिए जिनका अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू नहीं होता है. तो मुझे एक बहुत लेमन क्वेश्चन पूछना है, यूपीएससी इतना हार्ड क्यों है? यूपीएससी एज एन एग्जाम, तो यूपीएससी एज एन एग्जाम, देखिए पहली बात तो कंपटीशन जिस स्तर पे है वैसा कंपटीशन अगर किसी भी फील्ड में होगा तो वो चीज़ आसान तो नहीं होगी. और जब इतने सारे लोग अपने जी जान से तैयारी कर रहे हैं और सब लोग बनना चाह रहे हैं, और सीट्स आप देखें तो 1,000 से भी कम सीटें हैं, कभी 800 कभी 900, ऑन एन एवरेज इतनी सीटें हर साल आती हैं. तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत हाई होगा. इसी के अंदर सिर्फ आप आईएएस की अगर सीटें देखें तो ओनली 180 सीट्स आर देयर हर साल, और चाहने वाले हैं 5 से 6 लाख. तो कहीं से भी ये कंपटीशन इजी तो नहीं रहने वाला है. तो हार्ड तो है बट लोग तैयारी कर रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, देयर आर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, और इसमें लक का रोल भी है अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क. तो मेनली इट्स द कंपटीशन व्हिच मेक्स एनीथिंग हार्ड. अभी जैसे एआई का ज़माना चल रहा है, एआई बहुत चल रहा है, तो एआई क्या कोई ऐसा कोई सिविल सर्विस रोल है जो इसको रिप्लेस कर सकता है फ्यूचर में? AI is already assisting civil servants in a big way right now in policy making. जैसे डेटा एनालिसिस हो गई, तो अब आप AI के थ्रू डेटा को एनालाइज काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं आज की डेट में. अभी राइट नाउ देयर इज ई गवर्नेंस, जैसे कि आपके पास मोबाइल ऐप है, तो सरकार का एक मोबाइल ऐप है उमंग, तो उसमें अभी हमने AI की मदद से फाइंड आउट किया कि अराउंड 80 to 85% ट्रैफिक सिर्फ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स का जाता है उमंग ऐप में, अमंग ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज. 80 to 85% सिर्फ ईपीएफओ रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं उमंग ऐप में. अब जब आपको पता है कि उनकी क्वेरीज किस तरीके की आ रही हैं, तब हम उनके लिए बेटर पॉलिसी बना सकते हैं, बेटर ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉलिसीज बना सकते हैं, और उनमें भी एआई हेल्प कर सकता है. और जैसे जैसे एआई और ज़्यादा मैच्योर होता जा रहा है, हम न्यू एप्लीकेशंस और उसके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यूपीएससी ऐसा कुछ कर रहा है अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए कि जो उनके सिलेबस में एआई के लिए हेल्प हो कि उनको फ्यूचर रेडी कर पाए अपने ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसा कुछ कर रहा है यूपीएससी? यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जाम में जीएस 3 के अंदर एक पेपर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलरेडी एआई कवर्ड है. उसके अलावा यूपीएससी एथिक्स और
एसए में भी एआई के क्वेश्चंस पूछ रहा है, एआई पे एथिक्स में भी कई 2 से 3 बार तो सवाल आ चुका है। तो यूपीएससी मल्टीपल तरीकों से एआई की नॉलेज इवन फ्रॉम एन एथिकल लेंस चेक कर रहा है कैंडिडेट्स की। उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में भी एआई के मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। अगर इसके बाद भी कमी लगती है कि हमें एआई के और टेक्नोक्रेट्स चाहिए एट अ हायर पॉलिसी मेकिंग लेवल, तो सरकार लेटरल एंट्री को काफी बढ़ावा दे रही है। तो हम ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे एआई के एक्सपर्ट्स को भी रोप इन कर सकते हैं भविष्य में। आप आईआईटी रुड़की से पास आउट हो, तो आईआईटी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, आईआईटी में जाने के लिए देयर आर 2 एग्जाम्स। फर्स्ट इज जेईई मेंस और सेकंड इज जेईई एडवांस। पहले आप जेईई मेंस देते हैं और जेईई मेंस में जो सिलेक्ट होते हैं उसके बाद आप जेईई एडवांस देते हैं और उसके बाद आपको आईआईटी बेस्ड ऑन योर रैंक आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। तो उसके लिए बेसिकली 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जो 11th-12th का सिलेबस होता है ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहता है, बट एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो ऑफ कोर्स उससे काफी ज्यादा होता है। तो उसके लिए व्हाट एनी कैंडिडेट डू इज दे जॉइन अ डिसेंट कोचिंग एंड डू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच दे प्रोवाइड इन अ क्वेश्चन बैंक। अगर आप ये 2 साल तक करते हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन बढ़ते हैं ऑफ कोर्स। अब इसमें काफी ज्यादा हार्ड वर्क, पीवाईक्यूज आपको देखने हैं, रोज आपको 10 घंटे के अराउंड पढ़ना ही पढ़ना है, सो मैनी क्लासेस अटेंड करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सो ये जर्नी है ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। उसके बाद भी हो सकता है आपको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़े आफ्टर 12th। सो मोस्टली ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कोई अगर आईआईटी करके आईआईटी पास आउट है तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है, मतलब उसको कितना अच्छा जॉब मिल सकता है? सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन, आपने आईआईटी में एंट्री तो ले ली, उसके बाद आप 4 साल क्या करते हैं। अगर आप सोचें कि आईआईटी में बस मैं एंट्री ले लूँ और मेरे लिए बहुत अच्छी एग्जिट वेट कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उन 4 सालों में भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आपको उन 4 सालों में भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि अगर कोई लेट्स से कंपनी भी आ रही है तो दे विल सीक द बेस्ट अमंग ऑल द आईआईटियंस। सो बेस्ट की तो डिमांड सबसे ज्यादा होगी और अच्छे पैकेजेस ज्यादा उन्हीं को मिलेंगे। तो आपको कांस्टेंट इंप्रूवमेंट पे अपने फोकस करना होगा थ्रू आउट। कभी भी अगर आपको कोई चीज मिल जाए, इवन ये लाइफ में भी ठीक है, अगर आपको कभी कोई चीज मिलती है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ अब आसान होने वाली है। आपको बस एक पड़ाव है और उसके बाद आप कांस्टेंट इंप्रूवमेंट दोबारा से स्टार्ट करिए। तो आपके कॉलेज डेज के ऐसा कुछ कोई मोमेंट है, फनी सा मोमेंट हो या कुछ हो ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहोगे? हम लोग कॉलेज में काफ़ी क्रिकेट वगैरह खेलते थे। स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी काफ़ी। मैं ब्रीफली पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व था। उसके अलावा जो कॉलेज में मुझे ख़ासकर कि अपॉर्च्युनिटी मिली वो थी इलेक्टिव कोर्सेज़ की। तो मेरे एक टीचर थे प्रोफ़ेसर नांगिया सर, वेल रेप्यूटेड टीचर हैं काफ़ी वो। उनका क्लास था रूरल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। सो उस क्लास के पहले दिन व्हाट ही आस्क्ड इज़ कि रूरल एरिया होता क्या है? पूरी क्लास में प्रिंट ऑफ साइलेंस कि व्हाट इज अ रूरल एरिया। आप रूरल डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस की क्लास में आए हो, रूरल एरिया होता क्या है, जस्ट डिफाइन मी। सो एवरीवन, किसी ने कुछ बोला नहीं एंड मैंने बताया उन्हें कि एक्चुअली देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अ रूरल एरिया, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया की मैंने डेफिनेशन बताई और जो नहीं है वो रूरल है। तो इस हिसाब से मतलब हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ और उन्होंने काफी अच्छे इंसाइट्स दिए, हाउ द सिस्टम इज वर्किंग एंड सो ऑन। तो ये मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब इलेक्टिव्स जो थे अदर देन माय कोर ब्रांच, वो हमें काफ़ी सीखने का मौका मिला। जैसे रूरल डेवलपमेंट फाइनेंस, मैंने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा कॉलेज में 4 महीने, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। तो ये इलेक्टिव्स काफ़ी अच्छे थे कॉलेज में। तो जैसे आपने बात करी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया या सिविल सर्विस का या आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो गया, ये बहुत लोग देते हैं, तो ये एक लक की भी बात है। तो बहुत लोग भगवान का भी सहारा लेते हैं, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा सहारा लेते हैं। तो आप इसमें इस एस्पेक्ट में इसमें बिलीव रखते हैं एस्ट्रोलॉजी को कि हाँ, ये एक भी फैक्टर है कुछ इन सब सक्सेस रेशियो में? जी आकाश, मैं आपको बताऊं अगर, तो पहले जब मैं 11वीं 12वीं में था या इनिशियल मेरे कॉलेज डेज थे, तो मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। क्योंकि मुझे लगता था मैं साइंस पढ़ रहा हूँ और हुँ। दैट्स इट, बस वही मेरे एक्सप्लेन करेगी पूरी दुनिया के बारे में। लेटर ऑन मेरा इस इनकी तरफ थोड़ा-सा देखना नज़रिया बदला। मैंने इंडियन जब हिस्ट्री पढ़ी, अपने एंशिएंट सिस्टम्स पढ़े नॉलेज के, तो इतने एडवांस सिस्टम्स थे वो, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं थे उस ज़माने में। और इवन वो आज तक चले आ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है। बाकी सारी सिविलाइजेशंस कहीं न कहीं खत्म हो गई। इसके बाद मुझे कुछ लोग ऐसे मिले अपने जीवन में, जैसे कि शवत सर, जिन्होंने मेरे बारे में मुझसे बिना मिले, मुझे बिना जाने, जस्ट मेरी कुंडली को खोल के ऐसी चीजें बताई जो कि एकदम सच थी और कोई नहीं जान सकता बिना मुझसे मिले। तो उसके बाद
और भी जब और डिटेल पर्सनल डिटेल्स उन्होंने बताई मेरे बारे में, तो मुझे थोड़ा और इस पे विश्वास हुआ। अब इसके अंदर उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे उपाय भी बताए कि मुझे क्या करना चाहिए, कि जो मेरे दशा-वशा हैं, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब इसमें जिन व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेरी माताजी से 4 महीने पहले मेरे रिज़ल्ट के बता दिया था कि अगर इसका रिज़ल्ट नेगेटिव आया, तो मैं अपनी मूंछें मोड़वा लूँगा। तो इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उन्हें अपने ऊपर था, और जो कि हुआ भी सही। 4 महीने बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस एग्ज़ाम, यस, एंड आई कंट्रीब्यूट माय सक्सेस टू हिम आल्सो। तो मतलब आप बोल रहे हो कि जो भी अपने एग्जाम वगैरह के लिए तैयार कर रहे हो इस स्पिरिचुअल पाथ में भी थोड़ा जाए और एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे भी जाए। सी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन देता है। आप हो सकता है कुछ गलती कर रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और उसको कैसे सुधारी जा सकती है। अब ये जो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस आपके जीवन पे आ रहा है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मे बी आपको उस डायरेक्शन में रिजल्ट ना दे। तो आप कुछ उपाय उसके कर सकते हैं। मैंने भी कुछ उपाय करे थे जो मुझे सजेस्टेड थे, और उससे मेरे को रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो अंकुर सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आप हमारे ऑडियंस को भी मतलब बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा यूपीएससी से रिलेटेड, सोशल सर्विस से या ईपीएफओ से रिलेटेड। तो जैसे कि हमारे इस शो का नाम आकाशवाणी है, तो आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या एक ऐसी आकाशवाणी करना चाहते हैं? तो मैं ऑडियंस के लिए आकाशवाणी ये करना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मे बी आपको रिजल्ट इमीडिएट ना देखने को मिले, बट दैट परसिवरेंस शुड बी देयर इन यू। आप हार्ड वर्क करते रहिए। अच्छा मेंटर होना इस जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो एक अच्छा मेंटर ढूँढिए जो आपको गाइड कर सके। प्लस कंसिस्टेंसी के साथ आप ये काम करते रहिए, और अदर देन यूपीएससी भी अगर आपको कोई एग्ज़ाम बीच में मिलता है जो आपको लेट्स से ओवरलैप हाई है, तो वो भी आप प्लीज़ उसको भी अटेम्प्ट करिए। थैंक यू।